सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। मुझे चिढ़ हुई कि रविवार के दिन भी चैन से सोने को नहीं मिला। फोन उठाया तो शीला बुआ की आवाज आई। रानी बेटी, शाम तक आ जाओ, तुम्हारे पापा और कविता की शादी है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं लगभग चीखते हुए बोली, शीला बुआ, आपको मेरे साथ इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। वे तुरंत बोली, बेटी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें खबर दे रही हूँ। मैंने फोन काट दिया। मुझ में पापा की शादी के संबंध में बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं था। बुआ का 2 बार और फोन आया, किंतु मैंने काट दिया। मेरी चीख सुनकर अर्जुन भी जाग गए तथा मुझसे बार बार पूछने लगे कि किसका फोन था, क्या बात हुई, मैं इतना परेशान क्यों हूं। बगैर वगैरह मैं तो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। कोई आदमी इतना मक्कार कैसे हो सकता है। अपनी जान से प्यारी पत्नी के देहांत के 2.5 माह के अंदर ही उसकी प्यारी सखी से शादी रचा ली। इसका मतलब तो यही है कि मम्मी के साथ उनके पति और उनकी सखी ने षड्यंत्र रचा है। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। यह सुनकर मैं हैरान थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं। प्रशंसा, प्रशंसा पर दिल और दिमाग पर मम्मी ही छाई रहती हैं। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गईं, अब लौट कर आएंगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं खुद भी कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरी मम्मी मुझे सेटल कर गृहस्थी बसाकर गई हैं। कितने ऐसे अभागे हैं इस संसार में जिनकी मम्मी उनके बचपन में ही गुजर जाती हैं, फिर भी वे अपना जीवन चलाते हैं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते हैं। मन बहुत भावुक हो जाता है। पापा को याद कर मन में विचार आता कि मैं तो अपनी गृहस्थी, ऑफिस और अपनी प्यारी गुद्दिया मिनी में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भुला नहीं पाती हूँ। बेचारे पापा का क्या हाल होता होगा। वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे। 28 वर्षों का सुखी वैवाहिक जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी पापा के साथ साए की तरह रहती थीं। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन पापा के साथ रहकर मैं वापस लखनऊ आ गई थी। मैंने पापा को लखनऊ अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की। पापा को अकेला छोड़ना मुझे नागवार लग रहा था। पापा 2 साल पहले 2022 में रिटायर हो चुके थे। मेरा सोचना था कि मम्मी के बिना वे अकेले यहाँ क्या करेंगे। पापा मेरे साथ आने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, ये घर मैंने और सुधा ने बड़े प्यार से बनवाया है, सजाया है, संवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे सुधा नजर आती है। उसकी यादों के सहारे मैं बाकी जिंदगी गुजार लूंगा। फिर तुम लोग हो ही, जब फुर्सत मिले मिलने चले आना, या मुझे जरूरत लगेगी तो मैं बुला लूंगा। 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है। मैंने कहा, ठीक पापा, किंतु मेरी तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए चलिए। पापा तैयार ही नहीं हुए। मैं सपरिवार लखनऊ लौट आई। अपनी गृहस्थी में रमने की लाख कोशिश के बावजूद पूरे समय मम्मी पापा पर ध्यान लगा रहता। पापा से रोज फोन पर बात कर लेती। पापा ठीक तो हैं, ये जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक शीला बुआ से पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावात से कम न था। मेरी दशा पागलों जैसी हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आता कि क्या पता बुआ ने कहीं मजाक ही किया हो, ये खबर सही ना हो। कविता आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से ही अच्छी सहेलियां थीं और शादी के बाद भी दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहीं। कविता आंटी आगरा में रहती थीं। उनके पति बेहद स्मार्ट और हैंडसम थे। वे अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। कविता आंटी को उनके पति के ऑफिस में काम पर रख लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें अभागी मान उनसे संबंध तोड़ डालिया। उनकी सास बहुत कठोर स्वभाव की थीं। उन्होंने साफ कह दिया, बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। कविता आंटी एकदम अकेली हो गई थीं, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और कविता आंटी में बहुत प्रेम था। मम्मी उन्हें प्रेम से कवि कहती थीं और आंटी मम्मी को सुधा कहकर पुकारती थीं। मम्मी हर खास मौके पर कविता आंटी को अपने घर बुला लेती थीं। मम्मी अक्सर आंटी से कहती, कवि, फिर से शादी कर ले, अकेले जिंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को तो कोई होना चाहिए। कविता आंटी हमेशा ना कर देती, कहती, सुधा, यदि मेरे जीवन में उनका साथ होना होता तो उनका देहांत क्यों होता। यदि मेरे जीवन में सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती, कवि, भविष्य की तो सोच, हर दिन एक से नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। कविता आंटी कहती,
सुधा, तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन तुम लोगों से मिलता है, उस सहारे जिंदगी काट लूंगी। मम्मी के बहुत समझाने पर भी कविता आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से कह भी दिया था, देख सुधा, यदि तू मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ ड दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था, राम के साथ गुजरे 2 साल पर मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है सुधा। मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा था, कवि, मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूंगी, मुझे मेरे सुरेश की कसम। पापा कविता आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। मम्मी को यदि पापा की मर्जी के खिलाफ कोई काम करवाना होता तो वे कविता आंटी के माध्यम से ही पापा को कहलवाती थीं। मैं हिम्मत तो करती नहीं थी, काम कर देते थे। बद्धा प्यारा रिश्ता था पापा और कविता आंटी का। दोनों के रिश्तों में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बात करते हुए भी नजर नहीं आए। दोनों के रिश्ते की धुरी तो मम्मी ही नजर आती थीं। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? दोनों इतने समय से मम्मी को छल रहे थे क्या? इस गुत्थी को मैं किसी भी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और कविता आंटी रंग रूप, स्वभाव में बहुत मेल खाती थीं। पहली नजर में तो जुड़वा बहनें ही नजर आती थीं। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चला। पापा ने मम्मी के इलाज और सेवा में रात दिन एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा। मम्मी की हालत की खबर कविता आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गईं। आते ही मम्मी की सेवा में लग गईं। कितना प्यार करती थी मम्मी को। वे कभी कभी बुदबुदाती, जो मुझे सुनाई भी पड़ रही थी, ये क्या हो गया मेरी सुधा को? कुछ नहीं होना चाहिए उसे, बचा लो, मुझे उठा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मथने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है कि दोनों मम्मी के सामने नाटक कर रहे थे। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकंड भी मेरा मन इस उलझन से निकल नहीं पाता था। नतीजतन इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर पड्डियचना ही था, सो पड्डियच गया। अर्जुन ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर का दो टूक निर्णय यही था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत टेंशन में है। इतना टेंशन इनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रहने की ही आवश्यकता है। अर्जुन ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, रानी, जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई हैं, तुम्हारे लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, इसलिए मन को दुखी मत करो। मैंने कहा, अर्जुन, मम्मी को गुजरे 2.5 माह हो रहे हैं। मैंने उस दुख को सहेज लिया था। मैं क्या करूं? पापा और आंटी ने शादी कर मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन बहुत संयत होकर बोले, यूं अपने को जलाने से तो कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई कारण होगा जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। दोनों ही बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। मैंने कहा, अर्जुन, क्या कारण हो सकता है? दोनों सबकी आंखों में धूल झोंक कर प्रेम किया करते होंगे। अभी तक दोनों नाटक ही कर रहे थे। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि दोनों मम्मी की मृत्यु का इंतजार ही करते होंगे। उन्हें अपने रास्ते का कांटा ही समझते रहे होंगे। अर्जुन ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, रानी, हम भी बच्चे नहीं हैं। हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है कि जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वह हमें दिखाई भी न दे। मैंने मायूस होकर कहा, अर्जुन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके आगे रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। अर्जुन ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बहुत ही संयत ढंग से कहा, रानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद मिनी की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, अर्जुन, उन्हें तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे दोनों तो हनीमून के मूड में होंगे। अब कविता आंटी मेरी आंटी नहीं, बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं। न जाने कैसा व्यवहार करें। मैंने बात को और विस्तार से समझाने के लिए अर्जुन से कहा, अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा। कहीं वे हम लोगों का अपमान न कर बैठें। मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। अर्जुन ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया, यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे, हम तुरंत लौट आएंगे और फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम यही समझ लेंगे कि मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है और पापा से अब हमारा कोई संबंध नहीं है।
मैं चुपचाप अर्जुन की बातें सुन रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बाद पापा की चिंता करना छोड़ दोगी। मुझसे मेरी बीवी उदास और बुझी-बुझी देखी नहीं जाती। इसलिए एक बार तो रिस्क लेना ही होगा। एक बार चलकर देखना ही होगा। जब हम पापा के पास पहुंचे, उस समय सुबह के लगभग 8 बजे थे। पापा बागवानी में लगे हुए थे। हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे, तुम लोग बिना खबर दिए आए। खबर करते तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। अर्जुन ने धीरे से मुझसे कहा, रानी, गुस्से को झपत रखना और अपनी तरफ से कुछ भी अपमानजनक नहीं करना। अर्जुन ने टैक्सी से निकलते हुए कहा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, इसलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा, आपको फुर्सत कहाँ होगी। फिर हमें लाने की आपको अनुमति मिले, न मिले। पापा कुछ भी नहीं बोले। हमें अंदर ले आए और बोले, कवि, देखो कौन आया है। पापा के मुंह से कवि सुन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। कविता आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आ गईं। शायद किचन में थीं। आते ही बोली, अरे रानी बेटी, कैसी हो? अर्जुन, मिनी, तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर मिनी को दुलारते हुए बोली, तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हम सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मायका आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। कविता आंटी ने अर्जुन के पसंद के आलू के पराठे बनाए थे तथा मिनी की पसंद की गाढ़ी सवियां भी बनाई थीं। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय रहता था। घर की साज सज्जा भी वैसी ही थी जैसे मम्मी के समय रहती थी। पर्दे, चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड्डी सी तस्वीर लगी हुई थी। उस पर सुंदर सी माला पड्डी हुई थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। कविता आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी। पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा मिनी को लेकर घूमने निकले थे। मैं और अर्जुन टेरेस पर गुमसुम बैठे हुए थे। तभी कविता आंटी आईं और मेरे हाथ में एक कागज थमाते हुए बोलीं, बेटी रानी, इसे PRH लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना पसंद करोगी, बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा, हमें खास भूख नहीं है। वे चली गईं। तब मैंने कटकटाते हुए अर्जुन से कहा, खाना हमारी पसंद से बनेगा और शादी के समय हमारी पसंद कहाँ गई थी। बात बनाना भी कोई इनसे सीखे। कितनी बेशर्मी से नाटक जारी है। कहते हुए मैंने बेमन से कागज खोला। यह तो मम्मी का पत्र था। मेरी प्यारी कवि, आज मैं तुझसे अपने सुरेश की कसम तोड़ने की इजाजत लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर तू ना नहीं करेगी। मेरी तो विदाई की वेला आ गई है। तुझसे, सुरेश से, बेटी रानी, अर्जुन, मिनी, सभी से इच्छा न होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने सुरेश और डॉक्टर की बातें सुन ली थीं। मुझे अपनी बीमारी का हाल पता चल गया था। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सबसे नजर बचाकर यह पत्र लिखा है क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति न मिल सकेगी। मेरे बाद सुरेश एकदम अकेले हो जाएंगे। तू भी अब रिटायर होने वाली है। मेरे सुरेश को अपना लेना। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। तू सुरेश को तो जानती ही है, अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। तू रहेगी तो उन्हें वक्त पर हर चीज मिलेगी। मेरी प्यारी कवि, सुरेश की साली साहिबा से बीवी साहिबा बन जाना। रानी बेटी मेरे जाने से बहुत दुखी होगी। फिर धीरे धीरे रानी, अर्जुन अपनी जिंदगी, अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगे। उनकी आंटी से उनकी मम्मी बन जाना। मेरी बेटी का मायका पूर्ववत बना रहेगा। थक गई हूं, अब और लिखा नहीं जा रहा है। बोल देती हूँ, तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी सुधा। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने भी मेरे साथ पत्र पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो, सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। चलकर देखें, मम्मी क्या कर रही हैं। हम लोग किचन में गए। देखा, कविता आंटी खाना बनाने में व्यस्त थीं। पापा भी किचन में ही थे। वे सलाद काट रहे थे। मैं कविता आंटी के पास गई और बोली, क्या बना रही है मम्मी? कविता आंटी की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर धीरे से कहा, सुरेश और मेरा शादी करने का एकदम मन नहीं था। हमने कभी एक दूसरे को इस नजर से देखा ही नहीं था। लेकिन हमें सुधा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी पड़ी।
मंदिर में तुम्हारी शीला बुआ फूफा की उपस्थिति में हमने एक दूसरे को माला पहनाई। सुरेश ने मेरी सूनी मांग में सिंदूर भर दिया। हो गई शादी। तुम्हारी शीला बुआ ने मिठाई खिलाकर हमारा मुंह मीठा कराया। मैं चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझमें और सुरेश में नहीं थी। तुम्हें बताने की जिम्मेदारी शीला बुआ ने ले ली। उसने तुम्हें सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके फोन काट दिए। बात नहीं सुनी। वैसे बेटी, तुमने भी वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुनकर करेगी। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने बीच में ही कविता आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मम्मी। सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा, अर्जुन मिनी को गोद में लिए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। वे भी मुझसे नजर मिलते ही मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मथ रहा था कि दो उदास और तन्हा प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता। इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से सिर झुक गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।